पापा, बड़ी मुश्किल से मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। मैंने फॉर्म भी भर दिया है। मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूंगा। प्लीज रोकिए मत ना पापा, जाने दीजिए ना प्लीज। खुद उठता नहीं है, एक अंडा तक उबालने नहीं आता और बोल रहा है सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मम्मी, जाने के पहले आपसे क्रैश कोर्स ले लूंगा बस। अरुण बेटा, तो यही कॉलेज में एडमिशन ले ले। अपने नूरगढ़ में भी तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। पापा, नूरगढ़ एलपी इंजीनियरिंग कॉलेज हरिद्वार, वहां एडमिशन मिल रही है मुझे। वो कॉलेज इस कॉलेज से मच बेटर है। मम्मी, उसकी रैंकिंग वे अबव है। जो भी है, मैं तुझे वहां हॉस्टल में अकेले नहीं रहने दूंगी, कह देती हूँ। हाँ मम्मी, आपके डर का कोई लॉजिक नहीं है। इस हिसाब से तो मुझे गांव से ही बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे ऐसा नहीं है रे, बस तू थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके बाद जहां जाना है जाना। पापा, 19 साल का हो गया हूं, अब इससे ज्यादा और क्या बड़ा हो जाऊं? और कितना भी बड़ा हो गया, आपके और मम्मी के लिए तो हमेशा बच्चा ही रहूंगा ना। पापा प्लीज, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर इस कॉलेज से जुड़ा है। प्लीज जाने दीजिए ना। आप दोनों यूं ही डर रहे हो। जब तक ये बाहर निकलेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? और 1 महीने में डब्बू से डब्बू बच्चे सही हो जाते हैं हॉस्टल में। और हम तो खैर स्मार्ट है। विक्की, मम्मी पापा देखो, हम दोनों में से अरुण हमेशा पढ़ाई में स्मार्ट रहा है। हमेशा स्कूल में फर्स्ट या सेकेंड ही आता था। और एलपी इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पढ़ने जा रहा है, टॉप का कॉलेज। आप ही मेरे सच्चे भाई हो। सच्चे भाई के बच्चे? भैया को पहले से पटा के रखा है ना? पटाया नहीं मम्मी, सिर्फ समझाया है। भैया ने सारी डिटेल्स देख ली इंटरनेट पे। हॉस्टल कैसा है, कॉलेज कैसा है, सब कुछ हो गया है। हाँ पा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं खुद जाकर इसे सेटल कराऊंगा और टाइम टू टाइम खबर भी लूंगा। विकी, लेकिन अभी भी ये बच्चा है। पापा, यहाँ की बात अलग है। हम सब यहाँ हैं इसलिए प्रोटेक्टेड रहा है। जब ये हॉस्टल में अकेला रहेगा ना, तो अपने आप इंडिपेंडेंट बन जाएगा। प्लीज पापा, हाँ बोल दीजिए ना प्लीज। ठीक है बेटा, अब जब तूने फैसला कर ही लिया है और विकी भी तेरे साथ है, तो ले ले एडमिशन। नहीं रोकूंगा तुझे। यस, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। खुश रहो। मम्मी, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, आप हंस दो ना मम्मी, हंस दो ना, हंस दो ना, हंस दो ना। अरुण गुप्ता नाम है सर, एमबीए का स्टूडेंट था। ये घर प्रोफेसर सुजीत सोलंकी और उनकी वाइफ शमिता सोलंकी का है। उन्होंने ही सुबह रिपोर्ट किया था हमें सर। ये अरुण किराएदार था इस घर में? नहीं सर, सुजीत सोलंकी अरुण के प्रोफेसर थे। एमबीए कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर रहे थे, कम से कम खर्चे में। एक फैमिली फंक्शन था लखनऊ में। मेरी वाइफ शमिता के कजन के बेटे का नामकरण था। 4 दिन पहले गए थे, आज सुबह 8:30 के आसपास लौटे हम। टाइम क्या हुआ है? 8:30 बजे। तो 8:30 बजे तक तो अरुण उठ जाता है ना? The number you have called is currently switched off. उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। फिर मैंने शमिता से घर की चाबी ली और दरवाजा खोला। शमिता। हाँ जी। 1 कप चाय बना दोगी प्लीज? हाँ मैं बना देती हूँ। अब अरुण से भी पूछ लो, उठा दो उसको। उसका 9:30 बजे का लेक्चर है ना? अरुण, अरुण, अरुण। फिर तुरंत आपको फोन किया सर। बेड के नीचे बॉडी आपको नजर नहीं आई? जी नहीं। बॉडी हमने डिस्कवर की। प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो दोबारा कमरे में गई नहीं।
ये लड़का अरुण गुप्ता कहाँ से बिलोंग करता था? नूरगढ़, जिला मेरठ। इसकी फैमिली भी वहीं रहती है? जी, घर में पेरेंट्स हैं और साथ में एक बड़ा भाई भी। आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया? अभी तक कुछ नहीं किया, हम लोग वैसे ही इतने शौक में थे। उनका नंबर तो होगा ही आपके पास, प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। जी, उसके बड़े भाई विक्रम का नंबर है। बोलो बेटा, बाबूराम जी से कहना कि जब भी यहाँ से गुजरना हो तो पेमेंट कर दे, टेंशन न ले। जी मालिक। क्या बात है विकी? हरिद्वार से फोन आया था। अच्छा, अरुण का फोन था? पैसे वैसे चाहिए उसे? प्रोफेसर सुजीत का फोन आया था। क्या बात है विकी, इतना परेशान क्यों है? विकी, और मैंने मम्मी को भी कुछ नहीं बताया अभी तक। हरिद्वार में सब ठीक तो है ना बेटा? पापा अरुण, क्या हुआ अरुण को? सब ठीक तो है ना बेटा? तो कुछ बोलता क्यों नहीं विकी? क्या हुआ अरुण को? ब्रेन हेमरेज। हेवी ब्लीडिंग हुई है, लेकिन मौत सफोकेशन से हुई है। गला घोंट दिया गया। मिला? हर कोना छान मारा, फिर भी नहीं मिला। सर, अरुण का फोन कमरे में नहीं है। अरुण का नंबर देंगे प्लीज? अरुण के फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग तुरंत निकलने वाले हैं यहाँ के लिए। ये अरुण का नंबर। ये टॉवल इस्तेमाल हुआ होगा विक्टिम का गला घोंटने में। 10 से 11 घंटे पहले, मतलब कल 6 दिसंबर को रात 11 और 12 के बीच, राइट? करेक्ट। ये लड़का अरुण गुप्ता मेरठ के पास नूरगढ़ का रहने वाला था, हरिद्वार में एमबीए कर रहा था। मैं एलपी कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। अरुण मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक था। दरअसल मैंने उसे एनकरेज किया था कि वो इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करे, थोड़ी बहुत हेल्प भी की थी उसकी। आप लोग फैमिली फंक्शन के लिए लखनऊ गए थे 2 दिसंबर को? जी। तो 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक अरुण यहाँ घर पे अकेला था या फिर उसके साथ कोई और भी था, या घर में किसी और का आना जाना? जी नहीं। हमारी एक नौकरानी है शांति, लेकिन अभी वो छुट्टी लेके गांव गई हुई है। अरुण, कल सुबह हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। जी सर, आपने बताया था। हाँ, और शांति भी 4 दिन की छुट्टी पे जा रही है, तो तुम घर में अकेले रहोगे, मैनेज कर पाओगे ना? ऑफ कोर्स सर, नो प्रॉब्लम, मैं बाहर खा लूंगा। अरुण, ये चाय पत्ती है और ये चीनी है, और दूध सिर्फ कल तक के लिए फ्रिज में रखा है, उसके बाद तुम्हें मार्केट से लाना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे हैं ना? जी हाँ है, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। भाभी, मैं निकलूं? हाँ शांति, तू जा, लेकिन 7 तारीख तक लौट आना। हम लोग भी सुबह 8:30-9 बजे तक आ जाएंगे लखनऊ से। 10:30 बज गए, अब तक तो शांति को यहाँ जाना चाहिए। मैंने उसे फोन किया था, बोली शाम तक आएगी। कहाँ रहती है? पास ही में कुंती नगर में रहती। वो जो दीवार पर लिखा है, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? फ्रैंकली हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो दीवार पर जो लिखा है वो क्यों लिखा है। 4 साल से आप अरुण को जानते हैं। उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी? सर, हुई भी होगी तो मुझे उसके बारे में नहीं पता। जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब कहाँ रहता था? हॉस्टल में। हॉस्टल का कोई दोस्त, एमबीए का, इंजीनियरिंग का, मोहल्ले से किसी को जानते हैं आप? जी हाँ, कुछ लोगों को जानता हूँ। अरुण ने हम तीनों का हरिद्वार क्यों बुलाया? मैं कुछ समझी नहीं। आप लोग कुछ ढंग से बता भी नहीं रहे हो मुझे। विक्की, अरुण ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कुछ? मम्मी, अरुण रिवेंज किलिंग का केस लगता है। पार्ट टाइम एमबीए और पार्ट टाइम जॉब कर रहा था ये लड़का अरुण। पेरेंट्स और बड़ा भाई ऑन द वे है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर कल रात 11 और 12 के बीच हुआ। ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल पाई गई है और पेट में अनडाइजेस्ट खाना, और घर में जो ये सारी चीजें मिली हैं, इनके हिसाब से तो यही लगता है कि इसने किसी के साथ पिया, खाया
और फिर शायद उसी ने मर्डर कर दिया होगा अरुण का। सर अरुण का फोन मिसिंग है, मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए, उसी से पता चल सकता है अरुण ने खाना कहाँ से ऑर्डर किया था। शायद डिलीवरी बॉय ने उस दूसरे शख्स को देखा हो जो उस टाइम अरुण के साथ था। पता करो। और ये जो संदेशा छोड़ा गया रेप वाला, इसके बारे में प्रोफेसर साहब और उनकी पत्नी कुछ बोले? उन्हें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं। उनके घर की नौकरानी शांति भी 5 दिन से छुट्टी पर थी। आज सुबह आना था उसे, और अब शाम को आने वाली है। शांति से सारी डिटेल्स निकलवाओ, कौन आता था, कौन जाता था, लाइफ क्या थी अरुण की। और आसपास के पुलिस स्टेशंस में ये भी चेक करो कि अरुण के खिलाफ रेप, मोलेस्टेशन, छेड़छाड़ के कोई केस दर्ज तो नहीं है। सर केतवाल, अरुण के सभी दोस्तों से बात करो, कॉलेज, ऑफिस, सब जगह। अरुण का कोई लड़की वाला चक्कर? नो सर, हमने तो कभी कॉलेज में सुना ही नहीं। हर प्रोफेसर हमेशा अरुण गुप्ता की मिसाल देता है। टॉपर जो था। अच्छा तुम लोग अरुण के जूनियर्स हो, करंट स्टूडेंट्स हो, अरुण के क्लासमेट्स कहाँ मिलेंगे? और हॉस्टल में उसका रूममेट कौन था? करण था ना सर, बेस्ट फ्रेंड भी और रूममेट भी। कहाँ मिलेगा ये करण? यही हरिद्वार में सर, एक सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म ज्वाइन की थी उसने। उसका कोई नंबर है तुम्हारे पास? हेलो करण रावत जी। मैं सब इंस्पेक्टर खेतवाल बोल रहा हूँ, रतन विहार पुलिस थाने से। जी बोलिए। अरुण गुप्ता को तुम अच्छे से जानते हो? मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है सर, हॉस्टल में मेरा रूममेट था। क्या बात है सर? अरुण अब इस दुनिया में नहीं रहा, इज डेड। क्या क्या बोल रहे हैं आप? कैसे, कब? मुझे तुमसे अरुण के बारे में बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। तुम इस वक्त कहाँ पे हो? सर मैं सुखराय वाला साइड पर हूँ। तुम जल्द से जल्द कब तक आ सकते हो? मैं अभी निकलता हूँ सर, पर आप मुझे बताएंगे ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? नाम है अरुण गुप्ता, उम्र 23 साल। उसका फोटो भेजा है, रिकॉर्ड चेक करो। 23 साल का अरुण गुप्ता है। इसके खिलाफ कोई रेप या अटेम्प्ट टू रेप की कंप्लेन है आपके थाने में? हाँ। कोई पेंडिंग केस है? 4 साल से हरिद्वार में है। हर पेंडिंग केस, बेल केस सब चेक कर लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इन 4 सालों में उसने अपने भविष्य की मजबूत नींव रखने में कुछ कामयाबी हासिल की थी। अरुण एक मेहनती, पढ़ाकू और गुड स्टूडेंट के नाम से जाना जाता था। उसकी मिसालें दी जाती थी। क्या अरुण के व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था? अरुण जहां रह रहा था उस घर में उस रात क्या हुआ था, यह सवाल अरुण के सभी जानने वालों के मन में उठ रहा था। मैं कैसे बता सकती हूँ कौन आया था? मैं तो उस रात 1 दिसंबर को छुट्टी पर थी और उसके अगले दिन मेम साहब सुबह सुबह लखनऊ के लिए निकल गए। उस दिन के बाद मैं आज काम पर आई हूँ। छुट्टी पर जाने से पहले, जब से अरुण उस घर में रह रहा है, उसके किसी दोस्त को आते हुए देखा तुमने? नहीं। कभी नहीं? नहीं साहब, नहीं देखा है। कब से काम कर रही हो? 2 साल। करण भी मेरा स्टूडेंट था, अच्छा स्टूडेंट था, अरुण की तरह। 5 और 6 दिसंबर के बीच की रात अरुण के साथ कोई था, ड्रिंक्स ली गई, खाना खाया गया और उसके बाद अरुण का मर्डर हो जाता। मुझे तो पता भी नहीं था कि अरुण पीता है। मतलब अरुण ने इससे पहले कभी भी घर पर ड्रिंक्स नहीं ली? हमारे घर पर कभी नहीं। अगर हॉस्टल में कभी ली हो तो बात अलग है। दीवार पर ये रेप वेप के बारे में लिखा जाना इतना घिनौना और भद्दा है कि ये सब कुछ हम अरुण के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे। अच्छा, अरुण कभी किसी फ्रेंड को घर पे लेके आया? कोई भी लड़का या लड़की? सर 6 महीने से हमारे साथ रह रहा था। इस दौरान मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा लड़का था अरुण, काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था। मम्मी का रोना रोक ही नहीं रहा है। लाडला था अरुण उनका। पापा मम्मी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये नामुमकिन है। ये कोई साजिश है अरुण को बदनाम करने की। कौन बदनाम करना चाह रहा होगा अरुण को, वो भी अरुण के जाने के बाद? तुम्हें शक है किसी पर? मुझे नहीं पता सर, पर होगा उसके दोस्तों में से कोई। कौन सा दोस्त? बॉडी शाम तक हैंडओवर कर दी जाएगी। ये सब कैसे हुआ सर? हम भी वही जानने की कोशिश कर रहे हैं करण। मैंने पेपर में पढ़ा, उसके कमरे की दीवार पर जो लिखा है। तुम कुछ जानते हो उस बारे में?
सर अरुण ऐसा नहीं कर सकता। नहीं मतलब आप हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को जानते नहीं थे, अब आपसे जानेंगे कि वो क्या कर सकता था और क्या नहीं। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। मैं एक सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या उसका कभी गांव में कुछ हुआ था, कोई दुश्मनी? दोस्त तो उसके रहे होंगे, 12वीं तक तो वो गांव में ही था ना। गांव में कभी किसी के साथ कुछ हुआ था? प्लीज याद कीजिए। अरुण की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी सर। तुम्हारी कोई बहन है? नहीं सर। और सर अरुण ऐसा लड़का नहीं था जो किसी लड़की के साथ। वो किसी लड़की के साथ का तो अभी पता नहीं, लेकिन उसके साथ कोई था। अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स अभी तक आए नहीं है, पर इतना श्योर है कि वो जो कोई भी था या थी अरुण के बहुत करीबी था। ड्रिंक्स लिए गए, खाना खाया गया और उसके बाद आराम से उसका मर्डर कर दिया गया। कौन हो सकता है वो करण? मैं तो नहीं था सर। और कौन हो सकता है मुझे इस टाइम कुछ नहीं सोच रहा सर। हाँ विक्की भैया। मयंक, हाल ही में तेरी अरुण से बात हुई थी कभी? नहीं भैया, हाँ कुछ 1 आध महीने पहले हुई थी, वो भी कुछ खास नहीं, सिर्फ हाय हेलो। क्या हुआ भैया? अरुण ने कभी किसी लड़की गर्लफ्रेंड वगैरह का जिक्र किया तुझसे? कोई रिलेशनशिप या कुछ? नहीं तो, लेकिन माजरा क्या है भैया? मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो विक्की भैया। ये मयंक की स्कूल फ्रेंड है? हाँ सर, दोनों पहली से 12वीं तक साथ ही पढ़े थे गांव में। अरुण का एडमिशन यहाँ हो गया और मयंक का गांव के कॉलेज में। किसी लड़की का लफड़ा था जरूर। ये जो मैसेज छोड़ा इससे तो यही लगता है कि रिवेंज के लिए, मेरा मतलब बदले की भावना से किया गया मर्डर लगता है। मेरा बच्चा इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता। ये माजरा कुछ और है। क्या है ये आप पता कीजिए। ओके करण, बात करो अपने सारे बैचमेट से। छोटी से छोटी डिटेल भी काम की होगी। मैं जो हेल्प कर सकता हूँ करूंगा। अरुण मेरा बहुत ही क्लोज दोस्त था सर। हरिद्वार के सारे पुलिस स्टेशन, नूरगढ़ स्टेशन, हर जगह के रिकॉर्ड चेक किए मैंने, पर अरुण के खिलाफ कोई कंप्लेन या केस नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि अरुण का किसी लड़की के साथ कुछ हुआ हो और पुलिस कंप्लेंट फाइल ही ना हुई हो। उस लड़की ने अपने लोगों को बताया और उन्होंने अपना बदला ले लिया हो। फिर लड़की ने जिससे भी शिकायत की होगी वो अरुण के बहुत करीब का रहा होगा, क्योंकि उस रात दोनों साथ में पी रहे थे। या फिर यह भी हो सकता है कि दीवार पर जो ये लिखा गया ये पैंतरा हो हमारी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए। रेप हुआ ही ना हो, जैसा कि अरुण के फादर ने कहा, माजरा कुछ और ही हो। प्रोफेसर सुजीत और उनकी पत्नी शमिता दोनों बड़े दिल वाले, इतनी हेल्प कर रहे थे अरुण की, जो अरुण को अपने घर में रहने दिया, अच्छे से देखभाल की उसकी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस अच्छाई में कोई खटास आ गई हो? मतलब शमिता, कहीं ऐसा तो नहीं कि अरुण ने कोई लकीर पार की हो और जो कुछ भी हुआ होगा वो घर के भीतर घर वालों के बीच हुआ हो। शायद उस रात उस घर में बाहर से कोई आया ही नहीं। तो फिर वो जो खाना ऑर्डर किया गया था उसका क्या? डब्बे थे और उन पर किसी रेस्टोरेंट की मार्किंग नहीं थी। हमारी टीम स्कैनिंग कर रही है इलाके के सारे रेस्टोरेंट और ढाबों की, पर ऐसा कोई रेस्टोरेंट सामने नहीं आया जहां से प्रोफेसर के घर पार्सल भेजा गया हो। तो फिर सुजीत और शमिता अगली सुबह लखनऊ से आए नहीं होंगे। मेरा मतलब वो कहीं गए ही नहीं होंगे। सर वो हम बैक चेक कर सकते हैं। पता करो लखनऊ में इनके किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई नामकरण था भी या नहीं, और अगर था तो ये वहां पर गए भी थे या नहीं गए थे, और गए थे तो वहां से कब निकले। राइट सर। और इनकी वो नौकरानी शांति, क्या ये वाकई में छुट्टी पर थी या इसे छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया, या फिर ये भी कहीं नहीं गई, वही थी? इस सब में ये भी शामिल है। क्या क्राइम सीन की दीवार पर लिखा गया वो संदेशा वाकई में पुलिस को गुमराह करने की एक चाल थी, या पुलिस की मौजूदा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन गुमराह हो रही थी क्योंकि वो उस संदेशे को एक मिसलीड, एक चाल समझकर चल रहे थे? ये कैसा अजीब सा सवाल है सर? सीधा सवाल है चरण जी। आपके पड़ोस में एक 23 साल के नौजवान का भयंकर कत्ल हुआ है। सवाल जैसा भी लगे,
जवाब दीजिए। आपके इस सवाल का क्या जवाब दें हम सर, क्योंकि पिछले इतने सालों में प्रोफेसर साहब और शमिता जी के बीच ऊंची आवाज में बात भी नहीं सुनी है। और पिछले 6 सालों से हम अच्छे पड़ोसी हैं सर। ढूंढने जाएंगे तो ऐसी डिसेंट फैमिली नहीं मिलेगी। पर हाँ, उनके घर के अंदर चुपचाप कुछ पक रहा था तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ था कभी। अंदर मतलब हमारे घर के अंदर? आपका सवाल क्या है, क्लियरली पूछेंगे आप? शमिता जी, मैं क्लियरली पूछ रहा हूं, क्या ये सारी कहानी मनगढ़ंत है? अरुण का मर्डर हुआ है सर। लाश मनगढ़ंत कैसे हो सकती है? बोल क्या रहे हैं आप? जी, मैं सब इंस्पेक्टर खेतवाल बोल रहा हूं। आप शमिता सुजीत सोलंकी के चचेरे भाई हैं? श्रीकांत जी, आप बता सकते हैं कि शमिता जी से आप आखिरी बार कब और कहां मिले थे? दीवार पे किसने लिखा है वो मैं कैसे जान सकती हूँ? जानती तो तुम बहुत कुछ हो शांति, बनो मत। 2 साल से काम कर रही हो, इस घर में रहने वालों की नस नस से वाकिफ हो तुम। दिन में काफी टाइम घर में ही काम करती हो ना तुम? करती हूँ साहब, पर डरो मत। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने कुछ किया है, किसी और ने किया, पर शायद तुम कुछ जानती हो। जो कुछ भी जानती हो साफ साफ बता दो। शांति, तुमने खुद छुट्टी ली थी या तुम्हारी शमिता भाभी ने तुम्हें छुट्टी पर जाने को कहा था? छुट्टी मैंने खुद से ली थी। मैंने शमिता भाभी से बात भी की थी। क्यों गोल गोल सर्कल में बात कर रहे हैं आप? मैं आपका हिंट अच्छी तरह समझ रही हूँ। आप यही कहना चाहते हैं ना कि अरुण की और मेरे बीच अफेयर था और ये बात मेरे पति को पता चल गई, इसलिए गुस्से में आकर मेरे पति ने अरुण का मर्डर कर दिया और अब मैं अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। यस, मिसेस शमिता सोलंकी, क्या सब कुछ ऐसा ही है? आप एक काम करिए सर, मेरे जान पहचान के लोग या कोई भी अनजान जिससे बात करनी है कराइए, पता कीजिए मेरे और मेरे पति के बारे में। मैं आपको दावे के साथ कहती हूं कि आप जान जाएंगे कि आप बिल्कुल गलत तालाब में जाल फेंक रहे हैं। यहां आपको कोई भी सड़ी हुई मछली नहीं मिलने वाली है। आप कितना भद्दा, कितना शर्मनाक आरोप लगा रहे हैं सर। आप मुझे बदनाम कर रहे हैं, जबकि मैं और मेरे पति अरुण की बदनामी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, प्रोफेसर और शमिता दोनों लखनऊ में नामकरण के लिए गए थे। 4 दिन वहीं पर ही थे। 2 दिसंबर को वहां पहुंचे थे और 6 दिसंबर की रात को वहां से निकले थे। पवन को कुछ मिला? अभी तक तो कुछ नहीं सर। तो फिर उस रात वाकई में कोई बाहर से अंदर आया था, क्योंकि अंदर की बात तो नहीं लगती। नहीं पापा, किसी लड़की का जिक्र तक नहीं हुआ कभी। तूने कहा था तू उस पर नजर रखेगा, तू वहां जाकर भी आया, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे कुछ भी नहीं पता? मम्मी, मुझसे कुछ छुपा नहीं था और मैं कह रहा हूं ना, ये जो बोल रहे हैं सब गलत है। हमारा अरुण ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी तो लगता है कि ये नामुमकिन है। हमारा अरुण ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। किसी ने जरूर उसका नाम खराब करने के लिए उस पर इल्जाम लगाया है। कभी लगता है कि शायद हमारा बेटा बदल तो नहीं गया था, वाकई ऐसा कुछ था और किसी ने हमारे बच्चे को जान से मार दिया। इतना ब्राइट स्टूडेंट, कितना बढ़िया फ्यूचर था उसके सामने। शमिता उसके माँ बाप से, उसके भाई से आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैं इतने सारे सवाल पूछ रहे थे मुझसे, जिन सवालों का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। पुलिस भी मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। उन्हें शक है कि उस रात बाहर से कोई अंदर आया ही नहीं था। जो कुछ भी हुआ है वो हमने, आपने और मैंने मिलकर किया है। सर, अरुण के दोस्त करण के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है। कत्ल की रात वो अपनी साइड रायवाला पे था। शमिता और प्रोफेसर सुजीत के भी रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ है नहीं।
और अरुण के फोन रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला? नो सर, किसी भी रेस्टोरेंट को कोई भी कॉल नहीं किया गया। फ्रेंड्स के कॉल? 1 महीने से तो कोई नहीं। उसके पहले करण और उसके गांव का दोस्त मयंक और कुछ दोस्तों के कॉल्स थे, पर कत्ल की रात और उसके कुछ दिन पहले तक कोई कॉल्स नहीं। किसी लड़की का कॉल नहीं? कॉलेज से या फिर कहीं और से? नो सर। तो फिर कौन है वो लड़की जिसके रेप के बदले में अरुण को मार डाला गया? शांति, वो नौकरानी, उसका भी कोई एंगल नहीं बनता। मैंने चेक किया, कॉलोनी के काफी घरों में काम करती है वो, सभी जगह से क्लीन चिट है। सर, अगर शांति और अरुण के बीच कुछ होता तो कोई ना कोई सुराग जरूर निकलता। तो फिर कौन? शायद खाना डिलीवर करने वाले ने मर्डर कर दिया हो। खाने के डब्बे कहां से आए थे ये अभी तक हमें पता नहीं चला। सर, अभी भी हमारी टीम स्कैन कर रही है सारे फूड जॉइंट्स, पर नो सक्सेस सर। लगता है हमारा पहला अनुमान ही सही है, खाना कहीं बाहर से आया ही नहीं। सर, अगर घर के अंदर ही अंदर कुछ हुआ हो तब भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे हम इस शमिता और सुजीत को धर सके। कहीं अतीत के किसी कांड का बदला तो नहीं? अरुण का अतीत क्या था, पता करो। स्कूल में नहीं सर, स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। स्कूल में नहीं तो गांव में कुछ? काफी अच्छे दोस्त थे तुम उसके, एक दूसरे के साथ सारे राज भी शेयर करते हो। बताओ मैम, स्कूल में, गांव में या हरिद्वार में कोई ऐसा किस्सा है जो हमें मालूम होना चाहिए? आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होता तो अरुण मुझे जरूर बताता, कम से कम जब तक यहाँ था तब तक। हाँ, अगर वहाँ जाकर कॉलेज में कुछ हुआ हो तो हो सकता है उसने मुझसे छुपाया हो, लेकिन सर अरुण ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बात कुछ और है और हो कुछ और रहा है। तुम्हारी कोई बहन है? नहीं सर। सर, कहीं वाकई में कोई और माजरा तो नहीं है? अगर हो भी तो क्या माजरा हो सकता है पवन? अरुण MBA कर रहा था, एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। चलो माना वो दीवार पर की गई लिखाई एक चाल थी, लेकिन क्या छुपाने के लिए चली गई होगी वो चाल? अच्छा खासा अपना फ्यूचर बना रहा था वो लड़का। हाय। तो बताओ, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे कॉलेज में नहीं कर सकते? मेघा, वो कुछ फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स? मेरे दिल में तुम्हारे लिए, सोचा बोल देना चाहिए। अरुण, इतना टाइम क्यों लगा दिया बोलने में? हुआ क्या था ये मेघा को पता था या नहीं ये किसी को नहीं पता, लेकिन मेघा ने सामने आकर कुछ नहीं बताया। ये एक एंगल था जो पुलिस को कहीं और से तब पता चला जब उन्हें इस केस में पहला ब्रेक थ्रू मिला। हाँ साहब, ये हमारे यहाँ का डब्बा है। ये KP मतलब कढ़ाई पनीर और ये MKD मतलब माँ की दाल। ये मेरे लिखा हुआ है, इससे पार्सल भेजने में आसानी होती है सर। ये बंदा जानते हो उसे? अरे ये तो वही लड़का है ना जिसका 4 दिन पहले मर्डर हुआ था। लड़के को पहचानते हो, ये भी जानते हो कि मर्डर हुआ है, फिर भी सामने से आया नहीं हमें बताने। ये खाना तुम्हारे यहाँ से लेता था। साहब, ये लड़का अरुण कभी फोन करके खाना नहीं मंगाता था, खुद आता था और खाना खाता था, कभी पैक करा के भी ले जाता था। 6 की रात को भी आया था? हाँ साहब। योगेश जी, 1 कढ़ाई पनीर, 1 माँ की दाल और 8 रोटियां। गर्मा गर्म रोटियां देता हूं, बस एक 20 मिनट बैठो जरा। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। हाँ हाँ। 8 रोटियां? कोई और भी था उसके साथ? हाँ साहब, कोई था, उसका दोस्त मालूम हो रहा था। 1 कढ़ाई पनीर, माँ की दाल, 8 रोटी पार्सल। ये था? ये तो करण है साहब, अरुण के कॉलेज का दोस्त। ये भी ढाबे पे आया करता था, लेकिन उस दिन ये नहीं था।
ये तो प्रोफेसर साहब हैं। ये भी नहीं थे साहब। तो फिर कौन योगेश? कौन था उस रात उसके साथ? ये तो नहीं था। नहीं साहब, इनको भी कभी मैंने अरुण के साथ नहीं देखा। तो फिर अब कैसे बताऊं आपको साहब कि वो कौन था? लेकिन वो जो भी लड़का था वो अरुण की उम्र के बराबर ही लग रहा था, और उस रात से पहले मैंने कभी उसे अरुण के साथ नहीं देखा। हाँ पवन, कुछ मिला? मिल गया, लग गया निशान। क्या हुआ सर? मुझे ऐसे ही यहां क्यों लाया गया? मैंने क्या किया? मर्डर किया तूने। अपने बचपन के दोस्त अरुण का मर्डर किया है। अब हमें तू ये बता कि क्यों किया है? क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग? मैं अरुण का मर्डर क्यों करूंगा सर? उस रात अरुण के साथ यही लड़का था, लेकिन इसका नाम वाम नहीं मालूम मुझे। कोई नहीं, हमें मालूम है। ये कढ़ाई पनीर, मां की दाल, 8 रोटी पार्सल। सुन, मैं क्या कह रहा हूं, 2 बियर भी ले लेते हैं, फिर तुझे एक न्यूज भी देनी है। कैसी न्यूज? अरे यार, बियर पीते पीते बताऊंगा ना, डबल मजा। अच्छे से पूछा तुझसे, इज्जत के साथ, कि अरुण से आखिरी बार तू कब मिला था? क्या बोला तूने? 1 महीने पहले, जबकि 6 दिसंबर को तू उसके साथ था। तूने उसके साथ बियर पी, खाना खाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। अब तू हमें सिर्फ ये बता कि तूने ऐसा क्यों किया, माजरा क्या था? देख बेटा मयंक, अब तेरी पोल खुल चुकी है। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 6 दिसंबर को तू हरिद्वार में था। एक ढाबे वाला आई विटनेस भी है, और खुद तेरे माँ बाप ने बोला कि 6 दिसंबर को तू हरिद्वार आया था। अब बोल, ऐसे ही बोलेगा या पहले पिटेगा और फिर बोलेगा? चल बता, क्या बात है? तुझे याद है, तू मुझे मेघा को लेकर चिढ़ाता था? हाँ तो? सही चिढ़ाता था। क्या मतलब? मतलब ये कि मेघा अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की। और ये तुझे अचानक अब पता चला? नहीं रे, पता तो पहले ही था, लेकिन अब थोड़े दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैं भी उसे लाइक करता हूं। सो सॉरी यार, लाइब्रेरी में अटक गया था। कोई बात नहीं, बैठ। और बता, बाकी सब ठीक? फर्स्ट क्लास। तू सुना? अरुण, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। मुझे तुम्हारे नोट्स लौटाने थे। एंड हाँ, थैंक यू सो मच, तुम्हारे नोट्स ने तो मेरी जिंदगी बचा ली। ये लो। अरे नहीं नहीं यार, थैंक यू किस बात का? अच्छा मेघा, ये मेरा दोस्त मयंक है। मयंक, मेघा। हाय मयंक। हाय मेघा। अच्छा मेघा, बाय बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय। एकदम से भाई क्यों बोला? वो वेट करी थी तो उसे बैठने बोलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अबे हाँ, वो पैसा वाला लोग दे रही थी। पैसा वाला? अरे क्लासमेट है यार, सिर्फ फ्रेंड है। मतलब सिर्फ फ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं? अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। साले, तू तो हमेशा से बोलते आया कि तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी जब मैंने तुझे फोन किया था, तब भी मैंने तुझसे मेघा के बारे में पूछा था, और तब भी तूने मुझे यही कहा कि तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो। अरे तब मैंने उसे प्रपोज नहीं किया था ना यार। लेकिन तूने कभी बताया नहीं तुझे प्रपोज करने वाला है। अरे यार, तो अब बता रहा हूँ। तुझे याद है जब तूने मुझे कहा था कि वो मुझे लाइक करती है? उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद मैं भी उसे लाइक करता हूँ, तो कर दिया प्रपोज। और फिर क्या, वो बोली कि इतना टाइम क्यों लगा दिया प्रपोज करने में। स्माइल किया और हाथ पकड़ा तो करंट। यार बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग है। हम दोनों की ऐसी ट्यूनिंग है ना कि बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ आ जाता है।
वो होता है ना टेलीपैथी की तरह, बस यही न्यूज थी। अरुण ने कहा था कि उसे मेघा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर मुझे बिना बोले उसने उसे प्रपोज कर दिया, जबकि मैं वेट कर रहा था मेघा को प्रपोज करने के लिए। एक दिन मैं अरुण को मिलने उसके कॉलेज गया था, उसका वेट कर रहा था कैंटीन में, जब हाय मयंक। हाय मेघा। अरुण का वेट कर रहे हो? हाँ, वो क्लास में है। वैसे तुम भी सेम क्लास में हो ना? हाँ, लेकिन मैं ना इतनी सिंसियर नहीं हूँ, मुझे बंक करके एंजॉय करने में बड़ा मजा आता है। मतलब तुम मेरी जैसी हो। मेरी और मेघा की खूब जमी, दोस्ती हुई, हमने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए। मेघा और मैं फोन पर भी चैट करने लगे थे। मैं रेगुलरली मेघा से मिलने यहाँ आने लगा, कुछ ज्यादा ही रेगुलरली। तो तुझे प्यार हो गया था मेघा से? हाँ सर। अरुण को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं उसे प्रपोज करने वाला था सर, और तभी उस अरुण ने। यार मैं भी कितना बेवकूफ था, पूरे कॉलेज के वक्त समझ ही नहीं पाया कि वो भी मुझे लाइक करती है। पर कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। ऐसे एक बात बताऊं, एक तरीके से ना ठीक ही हुआ। अब देखना, मेरी जॉब भी है, डेट पर लेकर जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी अब हम दोनों सीरियस हैं। क्या अबे तू कुछ बोलेगा या ऐसे ही चुप रहेगा? अगर मैं ये कहूं कि मुझे भी मेघा से प्यार है और मैं भी उसे प्रपोज करने वाला था तो मैं तुझे मार डालूंगा जान से। उस हिसाब से तो मुझे भी तुझे अब भी जान से मार देना चाहिए। ए मयंक, फालतू बात मत कर। तू क्या सच में मेरे को प्रपोज करने वाला है? वो दीवार पे मैंने ऐसे ही लिख दिया था सर, ताकि कभी पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। लेकिन सर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरुण मेरे बचपन का दोस्त था और मैंने उसी के साथ इतना गलत किया। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। ये माफी की दलील है अब तू कोर्ट में देना। हम गुनहगार को पकड़कर सिर्फ कटघरे में खड़ा करते हैं। मैं सच कह रहा हूं, मुझे दिल से अपने किए पे पछतावा है सर प्लीज। अच्छी बात है तुझे पछतावा है, अब जेल में जमकर पछताना। खूब टाइम मिलेगा तुझे वहां पर, और शायद एक सीख भी मिल जाए कि किसी को रास्ते से हटाने से कोई लाइन क्लियर नहीं होती है। और रही बात मेघा की, अगर उसने अरुण को हां बोल दिया था तो तेरे लिए तो ना ही था ना। भूल जाता, उसे छोड़ देता। पहले था कुछ दिन दर्द के अंधेरे में, अब जिंदगी भर मायूसी के अंधेरे में रहेगा तो। जिंदगी भर। सर मेघा को बुलाया है, ऑन द वे है। ये कैसे हो सकता है कि अरुण के फोन रिकॉर्ड से मेघा का नाम नहीं उभरा? सर वो लोग फोन पे बात नहीं करते थे, चैट ऐप यूज करते थे। जब तक कॉलेज में थे तो हार्डली बातें होती थी उनके बीच, वो भी आमने सामने, कैंटीन या लाइब्रेरी में। बाकी प्रपोज करने के बाद से सिर्फ चैट ऐप यूज होता था। आगे से सभी केसेस में, खास करके यंगस्टर्स के केसेस में, फोन रिकॉर्ड्स के साथ साथ चैट रिकॉर्ड्स भी निकलो। अगर ये हमने पहले से किया होता तो ये केस कब का क्लोज हो गया होता। तुम दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, अरुण का मर्डर हुआ, झूठा इल्जाम लगा उस पर, फिर भी तुम आगे नहीं आई पुलिस की हेल्प करने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और हम लोग स्टूडेंट्स को इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लेकिन बेसिक इंसानियत कैसे सिखाए कोई? कितना अच्छा लड़का था, कितना होनहार था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है सब। और वो मयंक भी तो उसी के जैसा था, यंगस्टर, होनहार। इट्स स्ट्रेंज, अपनी फीलिंग्स को इस तरह से बॉटल अप करने का क्या मतलब? जान ही ले ली, वो भी अपने सबसे अच्छे दोस्त की। 4 साल पहले जब अरुण घर छोड़कर गया था, उसके मां बाप के दिल में घबराहट थी। आज जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के हाथों मारा गया है, मां बाप के दिल में सिर्फ खालीपन है, दर्दनाक खालीपन। ये कैसा गुस्सा है, ये कैसी वंचित होने की भावना है जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अपने अरमानों की तृप्ति किसी की लाश पर भी जायज है। यह आक्रोश होश की सीमा क्यों पार कर जाता है?
क्यों धकेलता है इंसान को कत्ल जैसे भयंकर जुर्म की तरफ। अफसोस, खेद, पश्चाताप, ये सारी भावनाएं सही मायने में गलती को सुधारने में बहुत काम आती हैं, लेकिन जुर्म गलती नहीं है। ये एक ऐसा उल्लंघन है जिसमें कानूनी सजा को भुगतना अनिवार्य है। ये इम्तिहान कंपलसरी है। मयंक पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। बॉडी पर से विक्टिम की पहचान करने के लिए कुछ भी ना मिले, ना ही कोई और लीड, तो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे होगी? मिसिंग कंप्लेंट से और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि विक्टिम की एज क्या थी और टाइम ऑफ डेथ क्या था। लेकिन विक्टिम की फिजिकल डिटेल से मैच करती हुई कोई भी मिसिंग कंप्लेंट इलाके में दर्ज ना हो तो मे बी क्राइम सीन को दोबारा स्कैन करना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। बिल्कुल सही। इस केस में हम लोगों ने भी क्राइम सीन को दोबारा से स्कैन किया, तब जाके एक सुराग हाथ लगा, पर उस सुराग ने ऐसा खुलासा किया जिसे हम ढूंढ ही नहीं रहे थे। मतलब सर? मतलब हर इन्वेस्टिगेशन आपको एक मुकाम तक पहुंचाती है, पर जरूरी नहीं वो वही मुकाम हो जहां पहुंचने के लिए आप लोग निकले थे। आइए सर, वो देखिए उधर। सर पे शायद किसी भारी चीज से वार किया गया। बॉडी भी पूरी तरह से गल चुकी है, शायद काफी दिनों से यहाँ पड़ी होगी। आखिरी बार कब राउंड मारा था इस तरफ? कई दिन हो गए सर। वैसे मैं और मेरा पार्टनर हर सोमवार को ये इलाका कवर करते हैं, पर दूसरी तरफ डबल ड्यूटी लगी थी, इसलिए कई दिनों बाद आज सुबह ही यहाँ आना हुआ। और उसी बीच लाश जंगल में फेंक दी होगी। किंग हो सकता है सर कातिल या कातिलों ने विक्टिम की पहचान मिटाने के लिए उसके शरीर से कपड़े उतारे होंगे और अपने साथ ले गए होंगे, और कपड़े ले जाते समय ये बनियान या तो छूट गई या उनसे गिर गई होगी। क्या आप बता सकते कि 25 से 30 दिन पहले? ना मुश्किल है, मगर हाइट बता सकता हूं, वो भी लगभग। ये भी तो हो सकता है कि ये बनियान विक्टिम की है ही नहीं। लोग जंगल में कई चीजें फेंकते हैं, कूड़ा कचरा न जाने क्या क्या। ये बनियान भी वैसे ही फेंक दी होगी। हो सकता है कि जो लाश हमें मिली है उसका और इस बनियान का कोई लेना देना ही ना हो। सकता है सर। क्राइम सीन से हमें बस यही एक लीड मिली है। एक दूसरी डिटेल है विक्टिम की उम्र 32 से 40 साल के बीच। एक काम करता हूं सर, मिसिंग कंप्लेंट से शुरू करता हूं और उसके बाद इस बनियान की भी इंक्वायरी करता हूं। देखते हैं ये बनियान हमें कहां तक लेकर जाती है। किंग, अभी तक तो कभी सुना नहीं सर। ये ब्रांड तो अपने इधर का नहीं लगता, तो फिर किधर का हो सकता है? बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि ये बनियान में छोटे मोटे ब्रांड भी काफी चलते हैं। पर ये ब्रांड है तो सही, लेबल भी लगा हुआ है। लेकिन साहब, छोटे ब्रांड रास्ते पर भी तो बिकते हैं, ठेलों पर, वहां भी चेक कर लो। कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। मैंने डेट को थोड़ा पीछे करके भी चेक किया। मतलब हमें डेड बॉडी मिली 12 अक्टूबर को। पोस्टमार्टम में हमें बताया गया कि मर्डर तकरीबन 25 से 30 दिन पहले हुआ है, यानी कि 12 से 17 सितंबर के बीच। तो सर मैंने 10 सितंबर से फाइल स्कैन करनी शुरू की, लेकिन कोई भी मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। और उन केसेस में जो लोग घर से भाग गए थे
इतने टाइम में तो वो लोग भी घर वापस आ गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई ना हो। अगर ऐसा है सर, तो विक्टिम की पहचान करना काफी मुश्किल होगा। बनियन से कुछ लीड मिली? नहीं सर, शायद ये ब्रांड काफी छोटा ब्रांड है सर, किंग ब्रांड। अब बाई चांस अगर हमें कोई दुकानदार ऐसा मिलता है जिसने इस ब्रांड की बनियान बेची हो, तभी शायद हमें कोई लीड मिल सकती है सर। एक अनडिटेक्टेड केस, एक अनसुलझा मर्डर केस। और वो बनियान, उससे कोई लीड नहीं मिली? मिली ना, एक ऐसी लीड मिली जिसने सबको हिलाकर रख दिया था, हमें भी। ये जो केस था ये बहुत ही रेयर और अजीब साबित हुआ। इसकी इन्वेस्टिगेशन हम एक पेचीदा जाल में लेकर गई, रिश्तों के जाल में। सीमा काय आज भी नहीं आया? विक्रम भाऊ काही कळतच नाही हो, असं समजेन असं झालंय सगळं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, इसकी पगार तो कटेगी। अब तो इसकी जगह पे मैं किसी और को भी ढूंढ रहा हूँ। मी समजू शकते भाऊ। अरे भाई चलना, जल्दी करना, निकलना है, चल। सोलापुर? हो साहब, मैंने यहाँ एक कपड़ों की दुकान में पूछताछ की। वहां का मालिक बोला ये किंग ब्रांड सोलापुर में चलता है। सोलापुर का लोकल ब्रांड है, बहुत ही छोटा, यवतमाल तक तो पहुंचता ही नहीं है। विक्टिम सोलापुर का हो सकता है सर। सोलापुर के सारे पुलिस स्टेशन को मिसिंग कंप्लेंट की रिक्वेस्ट भेज दो। खड़से सर्कल पुलिस स्टेशन सोलापुर। बोला सर यवतमाल पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है और डिटेल यहाँ के एक मिसिंग कंप्लेंट से मैच कर रही है। डेट? 11 सितंबर। इस दत्ता शिंदे की एग्जैक्ट हाइट ना उसकी पत्नी बता सकी ना उसकी बहन, लेकिन कुछ लोगों से हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि करीबन 5 फीट 9 इंच होगी। उसकी उम्र 36 साल है। 11 सितंबर से वो लापता है और आपने कहा मर्डर 25 से 30 दिन पहले हुआ है। हो सकता है हमें जो लाश मिली वो दत्ता शिंदे की है। बॉडी की हाइट 5 फीट 10 इंच है। और ये भी तो हो सकता है कि दत्ता शिंदे की हाइट बताने में बाकी के लोगों ने गलती की है। हो सकता है। रोक ले सर। लगता है ये बनियान हमें आगे तक लेकर जाएगी। रिक्शा। कहाँ जा रहे हो? सीमा, मेरे को आने में देर हो जाएगी, लेकिन खाना इधर ही खाऊंगा मैं। दत्ता, तुम फिर से पीने जा रहे हो? फिर से? क्या मतलब फिर से? सुबह से एक बूंद भी नहीं पी है मैंने। हाँ, तो हर रोज पीना जरूरी है क्या? ये मेहनत की कमाई शराब में डुबा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये किचकिच करके ना तू मेरा बैलेंस डुबा रही है, समझी? कसला बैलेंस रे? कसला बैलेंस? हाँ, जिंदगी डूब रही हमारी। अपना नहीं तो सचिन के बारे में तो सोचो। कमा नहीं रहा हूं क्या साली मैं? देख, ये जो भी मैं कमाता हूं ना वो इसलिए कि मेरा बैलेंस सही है। हर रोज 2 क्वार्टर इधर दिमाग में मेरे ऑयल जाता है। तू मेरा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश मत कर। किसी दिन मैं वापस लौटूंगा नहीं तो तू और ये सचिन दोनों डूब जाओगे हमेशा के लिए। अरे तुमने कहा दत्ता शिंदे 11 सितंबर को गायब हुआ, फोटो पर भी यही लिखा है, पर कंप्लेंट तो 15 सितंबर को दर्ज हुई है। दत्ता की पत्नी सीमा और उसकी बहन सुजाता 15 सितंबर को ही आई थी। उनके पीने को लेकर बहुत झगड़े होते थे, लेकिन वो जितना भी पीते थे घर हमेशा लौटते थे, खाना खाते थे और फिर सो जाते थे। 11 सितंबर को भी ऐसे ही झगड़ा करके चले गए थे साहब। और अब 4 दिन बाद आ रही है मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए। 2 दिन तो मैं खुद उन्हें ढूंढती रही, फिर जब वो काम पर भी नहीं लौटे तो मैं उनकी छोटी बहन सुजाता के पास चली गई। हो सर, दादा कभी कभार झगड़ा करके
हमारे घर रुक जाते थे। सीमा वहीने को भी वही लगा कि दादा हमारे घर में है। फिर हम दोनों ने मिलकर उन्हें बहुत ढूंढा साहब, पर किसी को कुछ नहीं मालूम। इस दत्ता शिंदे की पीने की आदत को लेकर उसकी और उसकी पत्नी की सालों से मचमच चल रही थी। लगा कुछ दिन के लिए घर छोड़ के चला गया होगा। सर हमने पूरा सोलापुर खंगाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, लेकिन ये दत्ता कहीं नहीं मिला। हर जगह हमने इसके फोटो, उसके डिटेल्स भेजे थे। लेकिन हमारे थाने में दत्ता का ना तो कोई फोटो आया और ना ही केस डिटेल। इस दत्ता का कोई यवतमाल कनेक्शन या उसकी बहन या बीवी का? नहीं सर। साहब ये मेरा दत्ता दादा नहीं है। ये कौन है ये? देखिए मानता हूं कि ऐसे हालात में पहचानना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप हमें ये क्यों दिखा रहे हो? सीमा जी, ये बनियान देखिए। ये बनियान हमें लाश के पास मिली है। क्या आपके पति इस ब्रांड की बनियान पहनते हैं? दत्ता की बनियान तो घर पर है, पर मुझे मालूम नहीं कि वो किंग की है या नहीं। आप दिखा सकती है हमें? दरअसल दत्ता की उम्र, हाइट और गायब होने का समय जो लाश हमें मिली है उससे मैच करता है। पर साहब मेरा दत्ता दादा यवतमाळ क्यों जाएगा? हमारा कोई नहीं है वहां पे। आणि साहेब दत्ता बिना काम के कहीं नहीं जाते, तर मग यवतमाळला का जाणार? वो खुद से नहीं जाता, लेकिन साथ में ले तो जाया जा सकता है ना सीमा जी। आपने कहा वो पीने के लिए निकला था, तो शायद पीने के बाद कुछ हुआ होगा। वो किसी के साथ गया होगा या कोई उसे अपने साथ लेकर गया होगा। आप बनियान लेकर आएंगी? ये दत्ताची बनियान, वो फोटो मेरे दादा का नहीं है। उसको कोई क्यों मार डालेगा? उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी साहब। दत्ता यवतमाळ पहुंच ही नहीं सकते। हम सीधे साधे गरीब कामगार लोग हैं साहब। मेहनत करके जो भी 2 पैसा जमाते थे उसे दत्ता दारू में उड़ा देते थे। और वो इतनी दूर यवतमाळ पहुंच ही नहीं सकते जहां पर हम में से कोई भी कभी भी नहीं गया साहब। सर ये किंग ब्रांड की बनियान हमें यहाँ सोलापुर तक तो लेकर आ गई है, पर क्या ये दत्ता शिंदे वाकई में हमारा विक्टिम है? दत्ता शिंदे अभी तक घर लौटा नहीं है और हम लोग श्योर नहीं है कि वही हमारा विक्टिम है। तो गोखले, सबसे पहले इन 2 में से किसी एक बात पर हमें श्योर होना होगा। हाँ साहब, ये बात सच है कि दत्ता को पीने की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कितनी बुरी थी वो उसकी पत्नी सीमा ही बता सकती है। वो दोनों मेरे यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं। यवतमाल में ऐसा क्या था विक्रम जो दत्ता को वहां ले जा सकता था? पता नहीं साहब, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि काम से तो नहीं जाता था। बाकी आप धीरज से पूछ लो, दत्ता का सबसे करीबी दोस्त और दारू पार्टनर। वो यही काम करता है? हाँ साहब। धीरज, यवतमाळ में पुलिस आली है, उन्हें वहाँ पे एक लाश मिली है, तुझ्याशी बोलायचं त्यांना। आशीष, एक पुलिस वाला आया है यवतमाल से। अच्छा, क्यों? वो दत्ता धीरज से बात कर रहा है। यवतमाल से? सबसे पहली बात तो यह साहब, आप जो बोल रहे हैं 11 सितंबर की रात, उस रात को दत्ता शिंदे इधर आया ही नहीं। और ये बात तीसरी दफा बोल रहा है मैं। ये दत्ता रोज आता था यहाँ पीने, लगभग रोज ही समझे। लेकिन साहब ये जो 11 सितंबर की बात कर रहे हैं आप, उसके 2-3 दिन पहले से उसका यहाँ आना नहीं हुआ था। धीरज है ना उसका दोस्त, वो भी नहीं आया। छगनराव जी, जो लोग रोज पीते हैं उन्हें रोज पीना ही पड़ता है। किसी और अड्डे पर गया होगा? हो साहब, हम अच्छे दोस्त हैं, साथ में पीते भी है। कई बार तो पीने के बाद मैं उसके घर पर ही रुक जाता हूँ, लेकिन उस रात हम पिए ही नहीं क्योंकि वो आया ही नहीं और उसके पहले कुछ बोला भी नहीं। धीरज, तुम्हारे दोस्त दत्ता का यवतमाल में क्या था? कोई औरत या कुछ और? नहीं साहब, यवतमाल का तो कभी नाम नहीं लिया उसने। 14 सस्ते लॉजेस में मैंने इस दत्ता शिंदे का फोटो घुमाया, वहां पर उसे किसी ने नहीं देखा। साहब लगता नहीं कि वो यहाँ कहीं रुका होगा। जंगल के आसपास के लॉजेस चेक किए? तिकडचे सगळे लॉजेस चेक केले, सेम जवाब मिला, वहां पर भी उसे किसी ने नहीं देखा। सर ये दत्ता के कॉल रिकॉर्ड में निकलवाए थे।
11 सितंबर से उसका फोन स्विच ऑफ है। ये फोन सोलापुर में स्विच ऑफ हुआ था? यस सर। हमने यहाँ के एक एक देसी और सस्ते बार स्कैन किए, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं गया था। यहाँ एक छगन राव का बार है जो उसके घर के करीब है, वहां का रेगुलर है वो, लेकिन वहां पर भी नहीं गया। दत्ता शिंदे का फोन तो 11 सितंबर की सुबह स्विच ऑफ दिखा रहा है। ये सर, लेकिन स्टेटमेंट में उसकी पत्नी ने ये कहा था ना कि दत्ता 11 की रात को घर से निकला था। 11 सितंबर को भी ऐसे ही झगड़ा करके चले गए थे साहब। ये दत्ता अपना फोन काम पर स्विच ऑफ रखता था, क्यों? 11 सितंबर को संडे था, छुट्टी का दिन, और वो पिछली रात मतलब 10 सितंबर की रात को बहुत पिया था, उसके पत्नी ने बताया। 11 तारीख की पहली रात को यानी कि 10 तारीख को भी वो ऐसे ही पीकर आए थे। अगला पूरा दिन सोते रहे और जब उठे तो फिर से पीने के लिए निकल पड़े। आनंद, कुछ तो झोल है। 11 सितंबर की पहली रात मतलब 10 की रात दत्ता शिंदे ने कहां दारू पी थी? आप ये जो 11 सितंबर की बात कर रहे हैं आप, उसके 2-3 दिन पहले से उसका यहाँ आना नहीं हुआ था। छगन राव ने हमें बताया कि 11 के पहले 2-3 रात वो वहां आया ही नहीं। धीरज है ना उसका दोस्त, वो भी नहीं आया। इस धीरज आने का बैकग्राउंड चेक हुआ है क्या? कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे इसके? नहीं, दरअसल हम लोग घरेलू झगड़े पर फोकस कर रहे थे, सोचा कुछ दिन में लौट आएगा, पर वो नहीं लौटा। अब हमारे पास एक लाश है जो हमें इस दत्ता शिंदे के पास लेकर आई। आता मला जायला पाहिजे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, दादा लौट आएगा। वो लोग पुलिस लोग जो बोले ना बिल्कुल बराबर नहीं है। जो फोटो हमने देखा वो दादा हो ही नहीं सकता, शक्यच नाही। वो यवतमाल के पुलिस वाले फिर से आए थे क्या? नहीं, और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दत्ता नहीं है, तू चिंता मत कर। मुझे क्या पूछ रहे भाई आशीष? मुझे कैसे पता होगा? मैं पूछ नहीं रहा हूँ रे पंकज, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि यवतमाल कैसे? यवतमाल ये है ना? यही तो यार, ये पुलिस जो है ना वो कुछ तो सॉलिड गलती कर रहे हैं। वो दत्ता कैसे हो सकता है? नीरज साने, कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? 2 बातें देख रही हैं सर। एक तो ये कि 11 सितंबर की सुबह ये धीरज किसी आशीष कोठारे के टच में था। अब हमें ये पता करना होगा कि ये आशीष कोठारे है कौन। सर, आशीष कोठारे हमारा ड्राइवर है, फैक्ट्री का टेम्पो चलाता है। टेम्पो ड्राइवर? टेम्पो? क्या लाश को इसी टेम्पो में ट्रांसपोर्ट किया गया होगा? पक्का तो नहीं कह सकते सर, पर हाँ 11 सितंबर को धीरज और आशीष के फोन सोलापुर के बाहर ट्रेवल करते हुए देख रहे हैं सर। इंटरेस्टिंग। किस तरफ जा रहे हैं? यवतमाल की तरफ? नहीं सर। नहीं? और एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात आशीष कोठारे के फोन रिकॉर्ड से बाहर आई है सर, और वो ये कि 11 सितंबर की सुबह आशीष ने किसी पंकज खराड़े को कांटेक्ट किया था। हो निकतो थोड़ी देर में मिलता तुझे। हाँ चल बाय। ये पंकज खराड़े कौन है? सर यहाँ की लोकल खबरियों से इसके बारे में पता लगवाया है। साहब ये पंकज खराड़े, ये भी ड्राइवर है, प्राइवेट टैक्सी चलाता है, खुद भी एक गाड़ी डाली है इसने टूरिस्ट लाइन में लोन लेकर। इंटरेस्टिंग है, एक टेम्पो ड्राइवर एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर, दोनों मिलकर एक लाश को ठिकाने नगारे निकलते हैं। इंटरेस्टिंग एंगल है, पर असली एंगल क्या है? क्योंकि ये घरेलू पति पत्नी वाला झगड़ा है नहीं, जैसे लोकल इन्वेस्टिगेशन में पहली बार पुलिस ने सोचा था। कुछ और है। सर एक औरत है, मीरा रावत, वो शायद इस केस से जुड़ी हुई लग रही है। मीरा रावत? वो इन लोगों में से किसके साथ जुड़ी हुई है? सर धीरज के कॉल रिकॉर्ड्स में मीरा रावत का नंबर कई बार दिखाई देता है। अब इतनी ज्यादा बातें 2 प्रेमियों के बीच में ही हो सकती हैं सर। और साहब ये मीरा रावत उसी फैक्ट्री में काम करती है, आपके इस धीरज साने की आइटम है। तो इस सब में दत्ता शिंदे कहां से आया? उसका भी मीरा के साथ कुछ था क्या? उस फैक्ट्री में कौन सी खिचड़ी पक रही थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ पक तो रही थी, इतना पक्का है सर। रिश्तों में तो अब तक कोई खिचड़ी सामने नहीं आई है सर, पर एक बात पक्की है, साजिश की खिचड़ी 11 सितंबर को जरूर पकी थी सर। धीरज, आशीष, पंकज खराड़े और ये मीरा रावत, ये सब के सब ट्रेवल कर रहे थे।
सोलापुर के बाहर, और शायद सब साथ में थे। गोखले, एक कहावत है, खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। अब देखना यह है कि इस केस में ये 4 यार कौन सी परफेक्ट खिचड़ी पकाने निकले थे, और इस खिचड़ी का हमारे यवतमाल में मिले किंग ब्रांड बनियन के साथ क्या क्या कनेक्शन है। फिलहाल तो कोई भी कनेक्शन नहीं है सर, पर हाँ, ये खिचड़ी दत्ता शिंदे के राज का खुलासा जरूर करवाएगी, क्योंकि खुशबू ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी है सर। जी 11 सितंबर की रात को तुम्हारा पति दत्ता शिंदे शराब पीने घर से निकला ही नहीं था। ऐसा उन्होंने कहा आपसे? लेकिन वो है कहाँ और घर क्यों नहीं लौट रहा है? दत्ता ने हमें कुछ नहीं बताया, पर हाँ, वो घर क्यों नहीं लौट रहा है इसका जवाब तुम हमें दोगे। क्या मतलब? मतलब साफ है, दत्ता शिंदे 11 सितंबर की रात को नहीं बल्कि 11 सितंबर को सुबह घर से निकला। मैंने कहा ना आपसे कि वो 11 की रात को मेरे साथ झगड़ा करके निकले, और अब 11 की सुबह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रात वाली बात तो झूठ थी जो तुमने उस वक्त हमसे कही थी, और ये तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त भी। इन्वेस्टिगेशन का एक रूल होता है, सस्पेक्ट के चेहरे को पढ़ना। तो उसकी नर्वसनेस आपके पकड़ में आ गई और आपने जज कर लिया कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था उसके खिलाफ आपके पास? ठोस सबूत नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक तरफ था यवतमाल और बनियन वाला एंगल जो इस दत्ता शिंदे केस में एक्चुअल फिट नहीं बैठ रहा था, और दूसरी तरफ और एक एंगल मजबूती से उभर कर सामने आ रहा था जो दत्ता शिंदे के गायब होने की तरफ इशारा कर रहा था। पर ये दत्ता शिंदे के गायब होने को कैसे एक्सप्लेन करता है गोखले? पता नहीं सर, पर अजीब बात है ना, सीमा शिंदे के फोन रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो भी उसी रूट पर ट्रेवल कर रही थी जहां खिचड़ी के ये 4 यार ट्रेवल कर रहे थे, और शायद ये सीमा उस खिचड़ी का 5वां एलिमेंट थी सर। धीरज, आशीष, पंकज, मीरा और सीमा, ये सब के सब एक साथ ट्रेवल कर रहे थे सर। पर वो लोग तो यवतमाल आए ही नहीं जहां में लाश मिली थी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, सरासर झूठ बोल रही हो। तुम्हारे साथ फैक्ट्री में काम करने वाला दत्ता का दोस्त धीरज, टेम्पो ड्राइवर आशीष, वर्कर मीरा रावत और कोई पंकज कराड़े और तुम सब लोग मिलकर यवतमाल गए। साथ में दत्ता भी था जिसका फोन तुम लोगों ने सोलापुर में ही स्विच ऑफ किया था, और तुम सब ने मिलकर दत्ता का कत्ल किया। नहीं, तुम सबके कॉल रिकॉर्ड्स है मेरे पास। सीमा, तुम फंस चुकी हो, इस मर्डर में तुम भी शामिल थी, और वो बनियन के ब्रांड के बारे में तुमने हमसे जानबूझकर झूठ बोला था। नहीं, मैंने वही बनियन आपको लाकर दिखाया था जो घर पर था। हो सकता है कि बनियन के बारे में हमसे सच बोला हो, पर यह भी सच है कि इस मर्डर में तुम शामिल थी। सीमा, कोई फायदा नहीं, फंस चुकी हो तुम। और वैसे भी वो मीरा ने हमें सब कुछ सच बता दिया है, बस हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं कंटा गई थी साहब, थक गई थी उससे। सारी कमाई शराब में उड़ाता था, जब देखो तब नशे में। मैं भी तो इंसान हूं ना साहब, घर की सारी जरूरतें पूरी करने के बाद मेरी अपनी भी तो जरूरतें हैं, शरीर की जरूरतें। और जो जरूरतें मेरा पति नहीं पूरी कर पा रहा था वो धीरज पूरी कर रहा था। हम दत्ता और सारी दुनिया की नजरों से छुपकर मिलते थे। मेरी जरूरतें बढ़ने लगी, बदलने लगी। मैं धीरज से आगे बढ़ना चाहती थी।
मेरी बढ़ती जरूरतें अब आशीष पूरी करने लगा था। सब ठीक चल रहा था साहब। दत्ता से दिल धीरज पर आया था और अब आशीष पर। लेकिन दत्ता रास्ते का कांटा बनने लगा। नहीं साहब। तो फिर? कसला धोखा रे? हाँ? और तू होता कौन है धोखेबाजी की बात करने वाला? यार हो तेरा। यार था, अब नहीं है। थक गई हूं तुझसे मैं, समझ गया? ए, हाल तू बड़बड़ करो नको, मेरे को गुस्सा मत दिला। चल जा रे, आला मोटा गुस्सा वाला। देख, अगर मैं धोखा दे रही हूं ना तो सिर्फ अपने पति दत्ता को। तुझे चलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर दत्ता को पता चला तो उसे सिर्फ जलन तो नहीं होगी। सोच, अगर उसको पता चलेगा कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी उसके बच्चे की मां एक नहीं दो मर्दों के साथ सोती है, और वो भी उसके पहचान, धीरज और आशीष। मतलब धमकी दे रहा है तू मुझे? हाँ, धमकी दे रहा है, डरा रहा है मुझे तू? हाँ, उस आशीष को साइड में करने का। अगर वो तेरे आसपास भी दिखाई दिया ना तो तू तो गई काम से। और एक बात याद रख, मैं वो दारू में डूबा दत्ता नहीं हूं। मुझे सिर्फ आशीष चाहिए था, लेकिन धीरज की धमकी मेरे सर पर मंडरा रही थी। मैंने तब तरकीब निकाली और मीरा को भिड़ाने का सोच लिया। मीरा? मैं समझा नहीं। वही मेरा बदन और वही मेरा बिस्तर। कंटाल गया होगा ना तू? तो मीरा कहां से आई बीच में? तलाक हो गया उसका, और दुनिया के सारे मर्द उसको नोचने पर तुले, लेकिन उसकी जिंदगी में एक भी ढंग का मर्द नहीं है। ए, तू क्या बोलना चाहती है? उसको अपनी जिंदगी में एक मर्द चाहिए, हर चीज के लिए। और तुझ जैसा मर्द तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो बोल, तेरी बात चला दूं उसके साथ? सोच ले, तुम दोनों का फायदा है। तुझे भी एक नई औरत का मजा मिलेगा और उसे भी संभालने वाले का सुकून। अरे वाह, साड़ी तो बहुत मस्त है रे। मीरा, जब तू खुश होती है ना, तेरा ये स्माइल आता है, बहुत जबरदस्त लगती है। हमेशा ऐसी रहे। मेरी तरकीब काम कर गई साहब। मीरा और धीरज की सेटिंग हो गई, और मेरी और आशीष की भी अच्छी चलती गई। तो इस सब सेटिंग के बीच दत्ता बीच में कहां से आ गया? मुझे डर था साहब कि किसी दिन धीरज खुन्नस ना निकाल दे, इसलिए मैंने उसकी जोड़ी मीरा के साथ बना दी। उसने धोखा नहीं दिया साहब। पता नहीं वो कौन था जिसने दत्ता के कान भरे। क्या हुआ? चौंक गई कि यह आदमी अचानक कहां से आ गया?
धीरज, हैं? मेरा दोस्त धीरज, मेरी पीठ के पीछे, और वो आशीष, हैं? टेम्पो वाला, वो भी, सब के सब मेरे पीठ के पीछे। मैं शादी करके तेरे को इधर सोलापुर लाया, तेरे को ये घर दिया, बच्चा दिया, तेरे को काम पे भी लगाया, और इन सब के बावजूद ये बेशर्मी, ये गंदगी है बंद। आज से ये हर जगह जानवरों के जैसा मुंह मारना बंद तेरा, नहीं तो तेरे को जंगल में ले जाके जंगली जानवरों को खिला दूंगा मैं, तेरे टुकड़े टुकड़े करके, समझे? मुझे कभी पता नहीं चला साहब कि किसने चुगली की थी, लेकिन की तो थी किसी ने। देख धीरज, तेरा और मीरा का ठीक चल रहा है, पर माझी तो वाट लगली है। किसकी कसम खाकर बोलूं? मैंने कुछ नहीं बोला उसको। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं कुछ बताऊंगी दत्ता को। तू मुझ पे शक कर रही हो सीमा? मुझ पे? दत्ता मुझे भी खुन्नस देता है आजकल, पहले जैसे बात नहीं करता है वो। यार देखो, मैं बोल रहा हूं ना, हम लोगों में से कोई भी नहीं है, वो बाहर का आदमी है जिसने उसके दिमाग में सब जहर भर दिया है। हो सकता है उसे शक हुआ हो और उसने इसीलिए गलत सोच लिया हो। वो जो भी हो, लेकिन उसने मुझे मार डालने की धमकी दी है, पता है तुम्हें? देखो, इसका एक ही तोड़ है। देख धीरज, तेरा वो बहुत पुराना दोस्त है, उसके साथ खंबा लेके बैठ जा और उसको समझा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, किसी आदमी ने उसके दिमाग में ये सब कचरा भर दिया। समझा उसको कि सीमा वहीनी एक सती सावित्री से कम नहीं है। उससे वो मान जाएगा? इतना भी लल्लू नहीं है वो। बिल्कुल भी नहीं। वो मुझ पर नजर रख रहा, और जब वो नहीं होता है तो कोई और है जो मुझ पर नजर रख रहा है, तो पटाने वटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, पटा तो ठीक है, और अगर नहीं पटा तो हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा। अगला कदम मतलब क्या है? मतलब आखिरी कदम, दत्ता खत्म, उसका मर्डर करना पड़ेगा और किसी दूर के जंगल में जाके उसकी लाश फेंकनी पड़ेगी। अरे जंगली जानवर खा जाएंगे, और अगर नहीं भी खाया ना तो भी उसकी लाश को कोई नहीं पहचान पाएगा कि वो दत्ता है, और यहां सोलापुर का है वो। आई शपथ दत्ता, किसी ने ना तेरा दिमाग फिरा दिया है। अरे सीमा वहीनी है मेरी। तूने ये बात सुन के भी कैसे ली रे, जिसने भी ये गंदी बात बोली है? मैं और वहीनी? ये सब बकवास है। तू झूठ बोल रहा है धीरज। अरे जब सीमा वहीनी मेरे सामने बैठकर रोते हुए ये सब बोल रही थी ना, मेरे को ना ऐसा लगा ना कि तेरे कान के नीचे ही बजा दूं। तेरे को पता है ना मेरा और मीरा का चल रहा है। अरे हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या तू उस मीरा के साथ? और नहीं तो क्या। और ऊपर से तूने वहीनी को उस टेम्पो ड्राइवर आशीष के साथ जोड़ दिया। लेकिन वो आशीष मेरे घर में आता रहता है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। वो तेरे घर में आता जाता है, लेकिन वो क्यों आता है तेरे को पता है क्या? नहीं मालूम मेरे को। ये आशीष की माँ को ना कैंसर हो गया, तो उसको 15,000 की जरूरत थी, और इसलिए उसने सीमा वहीनी से पैसे मांगे, और इंसानियत के खातिर सीमा वहीनी ने उसको उधार में पैसे दिए। ये कब हुआ? कब की बात है? कुछ 6-7 महीने हो गए होंगे। मेरे को कुछ भी नहीं बोला वो। तू बात सुनने के लिए कभी होश में रहता है क्या? वो आशीष ना एक झटके में वहीनी को पैसे लौटा नहीं पा रहा था, इसलिए वो चिंदी चिंदी करके उसको पैसा दे रहा था। कभी 500 दिया, कभी 200 दिया, कभी 100 दिया। मैंने और मीरा ने उसको दम दिया, बोला उसको जा वहीनी के पैसे दे, और इसलिए वो पैसे देने के लिए ना तेरे घर आता जाता रहता है। तो फैक्ट्री में क्यों नहीं देता था पैसे वो? फैक्ट्री में तेरे जैसे जलन खाऊ मूर्खों की कमी है क्या? बात तो कुछ पता नहीं, लेकिन अपनी एक अलग से स्टोरी बना देंगे तेरी तरह। किसी ने ना तेरे कान में जहर डाल दिया है। तेरी देवी जैसी पत्नी है, एक प्यारा सा बच्चा है, और तू पी पी के उनको जीते जी मार डाल रहा है। यार धीरज, मैं भी कभी कभी सोचता हूं
कि ये मुझे छोड़ देनी चाहिए दारू, लेकिन मुझसे नहीं छूटती। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि ये गंदी चीज है, मैं जानता हूं ये गंदी चीज है, लेकिन मेरे से छूटती नहीं है यार। मैं भी तो पीता हूं ना तेरे साथ। माना कि तू हद से ज्यादा पीता है, पर ये शराब की लत छूट भी तो सकती है। कैसे रे? हम एक बाबा को मिलने के बहाने निकले। मतलब धीरज ने दत्ता को मना लिया था कि वो बाबा उसकी दारू छुड़ा देगा। हम सब दत्ता के साथ गए ताकि उसे लगे कि हम सब उसका भला चाहते। दत्ता, अरे ले, बाबा ने खुद बोला है आज आखिरी बार उसे जी भर के पीने दे, क्योंकि आज के बाद ना दोबारा तू दारू की तरफ देखेगा भी नहीं। ले पी लो, आज मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। पहुंच गए क्या हम? बाबा कुछ है? बाबा मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आश्रम कहाँ है उनका? ए धीरज, सीमा कुछ है? और मीरा कहाँ है? वो पीछे से आ रहे। तू चल मेरे साथ, पहले ना हम दोनों मिलेंगे बाबा से। ये बाबा इधर ही है, जंगल के अंदर। हम सब ने मिलकर दत्ता को मार डाला ताकि मेरा और आशीष का आराम से चलता रहे। एक बात बताओ सीमा, दत्ता की लाश को यवतमाल के राजपुर जंगल में फेंका था क्या? जी नहीं। तो मध्य प्रदेश में कहीं फेंका था क्या? क्योंकि तुम सबके फोन की आखिरी लोकेशन मध्य प्रदेश में खंडवा के आसपास दिख रही है। नहीं साहब, हमने दत्ता को नागपुर के पास रामटेक जंगल में मार डाला। सुनो, मैंने दत्ता को मना लिया है। इस रविवार को हम बाबा से मिलने जाएंगे। फर्स्ट क्लास। आशीष, हम दत्ता को यहाँ सोलापुर में नहीं मार सकते और ना ही उसे इस तेरे टेम्पो में लेके जा सकते, तो हमें एक ढंग की भाड़े की गाड़ी लगेगी। देखो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है जिसकी खुद की गाड़ी है और वो आदमी भी भरोसे वाला है। पंकज ना? शायला, तुझे पंकज के बारे में कैसे पता? मुझे कैसे मालूम? मतलब क्या तूने तो मुझे बताया था उसके बारे में। मैंने कब बोला? अरे उस दिन नहीं क्या तूने मुझे उसके बारे में बताया? क्या बात कर रहा है? एक बात याद रखना पंकज, आशीष को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुमसे ज्यादा मुझे फिक्र इस बात की। आशीष मेरा बचपन का दोस्त है, तो तुम भी अपना मुंह बंद रखना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुझे पंकज के बारे में बताऊं। तो मुझे क्या सपना आया था कि पंकज नाम का तेरा कोई बचपन का दोस्त है जो किसी ट्रैवल वाले की टैक्सी चलाता है? तूने ही तो बताया था मुझे। क्या हो गया तेरी याददाश्त को आशीष? अरे छोड़ो यार, अपने प्लान पे ध्यान दो। दत्ता को कहाँ खत्म करना है उसके बारे में सोचते, और फिर उसे कहाँ ठिकाने लगाना है ये भी सोचना है। मानना पड़ेगा, तुम सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी खिचड़ी पकाई। खिचड़ी के सारे मसाले सामने भी आ गए, सिवाय एक के। सीमा, तुमने हमें कहा था कि दत्ता शिंदे का मर्डर नागपुर के रामटेक जंगल में हुआ था, पर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम सबकी लोकेशन खंडवा के आसपास दिखाई दे रही, जो कि मध्य प्रदेश में है। खिचड़ी का यह मसाला मेरी समझ में नहीं आया। तय तो यही हुआ था ना आशीष कि हम उसे नागपुर के रामटेक जंगल में मारेंगे। सर, हमने दत्ता को खंडवा के पास के जंगल में मार डाला
और उसकी लाश वही फेंक दी। हाँ मतलब प्लान तो यही बना था रामटेक नागपुर का, लेकिन हमने रास्ता बदल दिया। मतलब मैंने और आशीष ने सोचा कि आउट ऑफ स्टेट जाए तो बेस्ट रहेगा, सेफ रहेगा। ताकि आप लोग हम तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। हाँ देशमुख जी, आप सही बोल रहे हैं। 16 सितंबर को यहाँ पास के जंगल में हमें एक आदमी की लाश मिली थी। हमने लाश के फोटोग्राफ्स ले लिए थे, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बहुत पहचान में आ रहा था। उतना याद नहीं है कि लाश की फोटो और डिटेल्स हमने सोलापुर भेजी भी थी या नहीं। हमने एक हफ्ते वेट किया और फिर हमने उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है, लाश के फोटोग्राफ्स हमें भेज दीजिए। दत्ता शिंदे की लाश मर्डर के 5 दिन बाद वो बनियान हमें सोलापुर तक ले गई थी। वैसे देखा जाए तो कंप्लीट मिसलीड थी, गलत रास्ते पर थे हम लोग। पर क्या हुआ, एक अनसुलझा मर्डर केस हम लोगों ने सॉल्व किया। आपको क्या लगता है कि अगर वो मिसलीड नहीं मिली होती तो दत्ता शिंदे मर्डर केस कभी सॉल्व नहीं होता, अनसुलझा ही रहता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं रहता। करेक्ट। वैसे देखा जाए तो यह केस बहुत ही पेचीदा था, रिश्ते और धोखेबाजी की अच्छी खासी खिचड़ी थी। पर क्या हुआ, सक्सेसफुली क्लोज हुआ। और अब ये यवतमाल में लाश मिली है, उसका केस जब तक सॉल्व नहीं होता हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मंत्र समझ लीजिए, कभी भी गिव अप मत करना। क्रिमिनल के इस भ्रम को तोड़ते रहिए कि वो जुर्म करके बच के निकल सकता है। दत्ता शिंदे की पत्नी सीमा शिंदे, धीरज साने, मीरा रावत, आशीष कोठारे और पंकज खरड़े को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।